नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। एनआईए की मुंबई ब्रांच को यह धमकी भरा ईमेल मिला है। प्रधानमंत्री के नाम से मिला है धमकी भरा ईमेल। तफ्तीश में फिलहाल एनआईए और खुफिया एजेंसी जुटी हुई है। ईमेल भेजने वाले आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है। मेल में लिखा गया है कि 20 किलो आरडीएक्स से मारने की योजना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल ये मेल केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मुंबई ब्रांच को मेल भेजा गया और इस मेल भेज करके इस मामले में धमकी भरा एक जो इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है। जिस तरह से ये मेल मिला, उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो जांच कमेटी बना दी गई और उस मेल भेजने वाले शख्स का पता लगाया जा रहा है कि वो मेल किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या आखिर मंसूबे रहे हैं, क्या एक विशेष साजिश के तहत उस मेल को भेजा गया है या उस कोई व्यक्तिगत तौर पर एक परेशानी या किसी तरह की मंशा की वजह से इस मेल को भेजा है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस मामले को भी तफ्तीश किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार जिस तरह से उनका कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है और इस मामले पर कई जो ऐसे आतंकी संगठन है, जो खासतौर पर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, वो लगातार राजधानी दिल्ली और देश के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े जो नेता हैं उनके रडार पर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की जो टीम है विशेष तौर पर इस मामले की पड़ताल में जुटी है कि उस मेल की सत्यता क्या है। और जिस तरह से उस मेल की अगर बात करें तो उस मेल भेजने वाले शख्स ने इस बात का भी जानकारी दिया है कि उसके पास 20 केजी से ज्यादा आरडीएक्स हैं और उसके बाद वो जल्द ही इस मामले पर उसका प्रयोग करके एक बड़ा धमाका कर सकता है। तो इस तरह की जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसी जानने की कोशिश में जुटी है क्या इस मेल भेजने की गंभीरता क्या है और क्या एक सोची समझी साजिश तो नहीं है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से तफ्तीश करने के लिए टीम जुट चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा में लूट के बाद हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बुधवार को दरभंगा में लूट के दौरान अपराधियों ने जटाशंकर चौधरी की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आज एसएसपी और आईजी ने घटनास्थल का दौरा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यह लूट के बाद हत्या करने के मामले से जुड़ी हुई खबर है। जांच के लिए फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो बहुत ही गंभीरता से जांच करेगी। में एसआईटी का गठन किया जा चुका है और टीम काफ़ी लगन से काम कर रही है। इसमें कुछ डिटेल्स मिले हम लोगों को, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। तो हम लोग नहीं बता सकते जब तक गिरफ्तारी या रिकवरी नहीं हो जाती है। हम लोग को उम्मीद है जल्द से जल्द इसमें करेंगे। पूरी एसआईटी, पूरी टीम हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें बांका से, जहां पर युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो अमरपुर थाना क्षेत्र के सादपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां युवक हाथ में हथियार लेकर लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहा है। हथियार के साथ दिख रहे युवक का नाम पप्पू यादव बताया जा रहा है, जो गांव के लोगों को डरा धमका रहा है। स्थानीय पुलिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज 18 वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अगली खबर का रुख करते हैं। भोजपुर में युवती से गैंगरेप किया गया और फिर उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। पीड़ित की हालत गंभीर है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 2 युवकों पर रेप का आरोप है जिनकी तलाश की जा रही है। था कि एक्सीडेंटल हम लोग लेकर आए हैं। जब यहाँ पर चेक हुआ तो ओरली ब्लीडिंग हल्का हो रहा था और भेजानियल भी ब्लीडिंग पाया गया, तो उसे आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और वहाँ से पुष्टि हो गई कि उसके साथ या कोई आदमी इसको मोटरसाइकिल से लेके जा रहा था कहीं, जिसे बताने की अवस्था में नहीं थी। अच्छा। कि अब कौन लेके जा रहा था उतना तो हम नहीं बता पाएंगे। उसके बाद जो है सकरी मोड़ की बात है, सकरी मोड़ नहीं, सकरी सौरी आगे एक चाय का दुकान है, तंदूरी चाय का, वहीं पर। तो उसके बाद जो है वहीं दुकानदार बेचारे देखे हैं रोड के सामने गिरी पड़ी थी, तो वो लेकर के उठा कर बेचारे रखे हैं। अब तुरंत कॉल किया हमको, हम बैग चेकिंग में थे, वहाँ से तुरंत वहाँ पहुँचे हम। देखे कि भाई ऐसा इसका अवस्था था कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे।
और वो लोग भी एकदम पूरा भीड़ लगेले थे वहाँ पर। उसके बाद उठा करके गाड़ी में हम बड़ा उससे बात किए, बड़ा बोले कि नहीं इलाज सबसे पहले इलाज कराइए कि ताकि कुछ बोलने की अवस्था में हो जाएगी तो हॉस्पिटल। दानापुर से एक किशोर को अगवा कर लिया गया है। अपहरण का आरोप रंजन कुमार पर लगा है। समस्तीपुर का रुपेश अपनी मां के साथ दानापुर में रहता है। रविवार को अपने घर से निकला, जिसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। ग्रामीणों के द्वारा पता लगा कि कोई मित्र रंजन कुमार पिता मुरारी यादव का लड़का लाख पे कीपर के पेड़ के पास वहीं से बाइक से अपाची से लेकर जा रहा था। ये अपहरण का मामला पुलिस को सूचना दिए हैं? हाँ, पुलिस को सूचना दिए हैं। क्या पुलिस की तरफ से अभी तक क्या? पुलिस को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। खेलते खेलते गए थे उसी के बगल में दुकान पे, वहीं से गायब हुए। क्या किन्हीं पर शक भी है क्या? जी शक है। कौन लोग हैं? वो बगले के है, वो वितरंजन कुमार है, उन्हें लोग उठा के ले गया। प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन बालू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुदूर जिलों की बात छोड़िए, राजधानी पटना में ही बालू का अवैध खनन अब भी जारी है, वो भी दिन दहाड़े। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के खनन मंत्री जनकराम दावा करते हैं कि मीडिया जो खबरें दिखाती है उसके बाद एक्शन होता है, और बालू के अवैध खनन में मीडिया का रोल काफ़ी सकारात्मक रहा है। मीडिया की खबरों पर कई बार खनन विभाग ने एक्शन लिया है और आगे भी लिया जाएगा। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो पटना ज़िले की है, और ठीक हमारे सामने कई पोकलेन मशीन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये पटना ज़िले का एरिया है जहाँ पर सुरौधा टापू जो है वहाँ पर बालू का अवैध खनन अभी दिन दहाड़े ये चल रहा है, और पोकलेन जो मशीनें हैं वो नज़र आ रही हैं आपको तस्वीरों में। देखिए डोरीगंज और दूसरी जगहों से रात में नाव आती है और अभी अवैध खनन चल रहा है, और शाम होते ही यहाँ पर सभी नावों पर बालू लोड कर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार के राजस्व को इसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये कौन सा टापू है? जी ये सुरौधा टापू है, और ये एक गांव बसा हुआ है। इस पे यहाँ के अवैध खनन मतलब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अवैध खनन माफिया जो लोग हैं, ये जो पोकलेन, कई पोकलेन नजर सब ये सब खनन माफिया लोग हैं। यहाँ पे 20 मशीन चल रही है। अभी तो आपको 1-2 दिख रहे दिन की वजह से, जैसे ही रात होगा तो यहाँ पर 5-6 तो मैंने देख लिया जी, तो 20 मशीन हो जाती है शाम को, और शाम होते होते यहाँ पे करीब करीब 200-300 नावों का कतार लग जाता है, जैसे कि मेला लग गया हो। बालू की ये डकैती जो है वह लगातार जारी है, और किसी को चिंता नहीं है। जो प्रशासनिक महकमे में लोग बैठे मुलाजिम हैं उनको इस बात की चिंता नहीं है कि किस तरीके से सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है, और जनक राम हो मंत्री खनन विभाग के या फिर जो दूसरे प्रशासनिक अमले में बैठे लोग हैं, उन्हें इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि आखिरकार दिन दहाड़े इस तरीके से सरकार के राजस्व को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर का रुख करते हैं पटना से। इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां पर आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण को हटाया गया है। आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको, आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया था, और आपको बता दें यहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज हटा दिया गया। राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण की यह कार्रवाई की गई है। तो यह अवैध निर्माण आपको बता दें आवास बोर्ड की जमीन पर किया गया था, और इसी को लेकर अतिक्रमण की यह कार्रवाई की गई है। आज प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची बुलडोजर के साथ, और फिर अतिक्रमण को हटाया गया। राजीव नगर इलाके में यह कार्रवाई हुई है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर किस तरह का यह अवैध निर्माण था और कहां पर यह अतिक्रमण किया गया? जी देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राजीव नगर इलाके में, पटना का जो राजीव नगर इलाका है, वहां आवास बोर्ड की जमीन है, और वहीं पर ये बुलडोजर चला है। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है, और आवास बोर्ड की जमीन पर जिस तरीके से अतिक्रमण कर घर बनाए गए हैं, इन सभी घरों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। काफी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आवास बोर्ड के द्वारा जो अतिक्रमण की गई जमीन है, वहां पर बिहार पुलिस का वायरलेस विभाग का डाटा सेंटर का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव है, और इसी के लिए जो वहां पर अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं,
उनको अतिक्रमण के जो किया गया था उसको बुलडोजर के द्वारा फिलहाल हटाया जा रहा है और फिलहाल इलाके में काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। अलीम, संजय, क्या इससे पहले इनको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था यहाँ पर जो लोग अवैध निर्माण कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जो आवास बोर्ड के लोग हैं और जो डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे हुए हैं मौके पर, उनका ये कहना है कि पहले से नोटिस दी गई थी और उसके बावजूद लोगों ने इस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। अब चूंकि अल्टीमेटम जो दिया गया था, जो मियाद थी वो खत्म हो गई थी, इसके बाद ये आज कार्रवाई की जा रही है। अलीम, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। सीएम नीतीश ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की है, पावर प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी गई है। सीएम नीतीश ने कई अहम निर्देश दिए हैं, यानी कि पटना में मेट्रो का सपना अब और जल्द साकार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पटना मेट्रो की समीक्षा कर रहे हैं। पावर प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि आखिर पटना मेट्रो को लेकर क्या कुछ चल रहा है, काम कितना हुआ है, काम में कितनी तेजी है या फिर काम में कहां पर रुकावट आ रही है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पावर प्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद सीएम ने कई अहम निर्देश भी दिए हैं। और अब बात सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने से जुड़ी अफवाहों की। जेडीयू ने पूरी ताकत से मीडिया के उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें सीएम नीतीश के राज्यसभा में जाने की बात कही जा रही है। जेडीयू ने कहा कि एक साजिश के तहत इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है और यह शरारतपूर्ण बात है और सच्चाई से पूरी तरह से परे है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बात को अफवाह बताते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट किया है कि मैं इस अफवाह में साजिश देख रहा हूं और सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं। यह शरारतपूर्ण और सच्चाई से परे है। नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा थे और लोगों ने इस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया। लोगों की सेवा और बिहार को बदलने की उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मैं सभी लोगों से ऐसे दुष्प्रचार का विरोध करने की अपील करता हूं। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि सीएम कहीं नहीं जाएंगे और बतौर सीएम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। सब तो बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने फिलहाल 5 साल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहकर जनता की सेवा के लिए जनादेश दिया है। कहीं नहीं जाने वाले हैं नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ऐसे ही अटकलबाजी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश के राज्यसभा जाने की बात को खारिज किया है। इतना अलग अलग क्षेत्रों में कितना बड़ा परिवर्तन लाया यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता इसको महसूस करती है, इसलिए इस तरह का कोई कयास लगाना उचित नहीं है और इसका कोई सिर पैर भी नहीं है। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने की बात को अफवाह बताते हुए इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। नीतीश कुमार 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार 16 वर्षों से अधिक समय से वो बिहार की सेवा कर रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और बेहतर काम कर रही है। बिहार का विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बिहार प्रगति कर रहा है। फिर ये कहां से बात आ गई कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे? ये विरोधियों की साजिश है जो कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करना चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की। बच्चों को सफलता को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए।
स्ट्रेस से कैसे दूर रहें और ऑनलाइन ऑफलाइन का भी महत्व बताया। पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के बच्चों ने पीएम मोदी को सुनने के बाद काफी प्रसन्नता जाहिर की। स्टूडेंट से बात की हमारी संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीएम मोदी अभी देश भर के स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कई ऐसा मूल मंत्र दिया जो छात्र छात्राओं के लिए फायदेमंद भी होगा। तो हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के स्टूडेंट्स हैं जो अभी कार्यक्रम को गौर से सुन रहे थे पीएम की बात को। क्या लग रहा अभी जो आप लोगों ने सुना अभी पीएम को, क्या महत्वपूर्ण आपको दिखा? सर सबसे बड़ी बात सर ने हमें ये बताया कि किस तरह से जो ऑनलाइन क्लास है बच्चे किस तरह से उसका मिसयूज़ करते हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेके ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास हम लोग पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में आके उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा हम जो पढ़े हैं वो सक्सेस होगा। उन्होंने बोला कि समुद्र आप पार कर लिए, आप किनारे पे आप लोग डर रहे हैं तो आप लोग का ये कैसा होगा। उन्होंने टिप्स दिया कि आप किनारा ही रहा है, अब आपकी परिश्रम ही आपकी मेहनत को ध्यान देगी। मुझे सबसे ज़रूरी बात जो ये लगी जो सर ने बताया कि आप जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या करें कैसे करें, जो कि उनके रिजल्ट पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो हमें अपने पढ़ाई को एक ऐसे पीएम सर ने बताया जैसे कि जब आप समंदर में गोता लगा चुके हैं तो किनारे से क्यों डरना। हम लोग पहली बार परीक्षा नहीं दे रहे हैं या फिर ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारा परिणाम आ रहा है जिस चीज़ को लेकर हम बहुत स्ट्रेस है, तो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, खुद साथ ही साथ परीक्षा को एक त्यौहार की तरह आनंद लेना चाहिए। बहुत हद तक हमारी घबराहट, हमारी जो टेंशन थी और हमें जो कंफ्यूजन था वो सब चीज़ मोदी जी को सुनने के बाद बहुत हद तक कम हो गया है। बिल्कुल, तो जो स्टूडेंट्स हैं देख सकते हैं किस तरह से अभी पीएम के कार्यक्रम के बाद साफ तौर से बता रहे हैं कि पीएम ने जो मूल मंत्र दिया, जो टिप्स दिया, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलने वाला है। कहीं जो स्टूडेंट्स हैं इसमें वो 12th का बोर्ड देने वाले हैं और बोर्ड से पहले क्योंकि कोरोना के बाद बोर्ड होने वाला है, ऐसे में घबराहट और डर बना हुआ था। पीएम के संवाद के बाद वो डर अब धीरे धीरे बाहर निकलता दिख रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। से चलने वाले ऑटो और बसों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। आज से पटना के सड़कों पर डीजल से चलने वाले ऑटो और जो बसें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और अगर कोई गाड़ियां चलती हैं तो उस पर जबरदस्त फाइन भी लगेगा। जी हाँ, इसे लेकर के आपको बता दें कि पूरे पटना में लगभग 12,000 जो ऑटो जो हैं वो डीजल से चल रही हैं और लगभग 250 के लगभग बसें जो हैं वो डीजल से चलती हैं। लेकिन जिस ढंग से पटना में लगातार प्रदूषण बढ़ा है, AQ जो है वो 400 के पार गया है, इसे देखते हुए लगातार जो सरकार है वो कदम उठा रही है। तो बंद कर देंगे, आज से तो बंद है, तो बंद है, डीजल गाड़ी बंद हो जाएगा। अभी हम लोग के तो बेरोजगारी हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वही लूटमार करेगा तो क्या करेगा, लाख लोग को नहीं करेगा। हम लोग को खा ले दीजिए, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाएगा तो हम लोग हाथ पर मेरा बंद हो जाएगा। सब चल रही है, पेपर में अलर्ट किया कि सब बंद है और सब चल रही है। इसका मतलब क्या है, आप लोग पैसा खा के आप लोग ओपन करवा रहे काम और जनता को बुरा बना रहे कि सारा गाड़ी चल रहा है, बंद है। इसमें डीजल गाड़ी चल रहा है, पेट्रोल गाड़ी चल रहा है, हवाई गाड़ी चल रहा है, जगह है नहीं, स्पेस है नहीं। ये चीज़ को तो बंद होना ही चाहिए। डीजल गाड़ी मेन टाउन से केवल हटा दे। तो ये एक ढंग से कहे तो पूरी तरह से यह अवहेलना है कि जहाँ पे कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि फाइन दिया जाएगा, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखते हुए तमाम ऑटो और जो बस वाले हैं वो आज से रोड पर चल रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण। जयनगर जनकपुर के बीच 2 अप्रैल से यात्री ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। इस रूट पर दौड़ने वाली ट्रेन की बोगियां तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। जाहिर है इन ट्रेनों में सफर करने को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान फोटो पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा, नहीं तो यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। नेपाल के इनरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से हमारे संवाददाता अमित रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। जयनगर जनकपुर के बीच जो रेल सेवा शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अभी मैं यहाँ जो जयनगर के बाद जो नेपाल का जो पहला रेलवे स्टेशन है, ये इनरवा स्टेशन है, वहाँ पर हूँ मैं अभी। और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो इस रूट पर जो ट्रेन चलेंगी ये उसकी अंदर की तस्वीरें हैं।
यहाँ ये जो इंजन की जो ये सामने जो ये आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं, ये इंजन जो है जो इस ट्रेन का उसकी ये तस्वीरें हैं। और ये अंदर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर ये इसकी जो बोगी है, अंदर जो ये बैठने के लिए जो यहाँ जो इंजाम है, ये ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कोंकण रेलवे के द्वारा जो ये नेपाल को जो ये ट्रेन गिफ्ट दिया गया है, और यही ट्रेन यहाँ इस रूट पर चलेंगी जो जयनगर से जनकपुर तक अभी चलेंगी। और बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों वहाँ दिल्ली से ऑनलाइन इस जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारियां यहाँ जोर शोर से चल रही हैं। तो बताया जा रहा है कि जैसे टीम के जो कुछ सदस्य हैं उनके पास अगर ये जो 3 सर्टिफिकेट हैं, ये तीनों अगर उनके पास हैं, तो बाकी जो सदस्य हैं उनके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, कोई ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिससे